जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो भी हमने एटॉमिक थ्योरी और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था अपने चैप्टर में। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वहाँ जाके एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट कीजिए और फिर शुरुआत में इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने से पहले हम लोग ये चार्ट स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमने एटॉमिक थ्योरी में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। पर उनसे भी फंडामेंटल कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनको पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेहतर यही होगा कि पीवाईक्यूज पढ़ने से पहले हम लोग हल्का सा अपना ये चार्ट देख लेते हैं और आगे चल के फिर इसकी कंसेप्ट टेस्टिंग करेंगे इसको बिल्ड करने के बाद। ठीक है, तो अगर आपने एटॉमिक थ्योरी का हमारा पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप वहां जाके पहले वो कवर कर लीजिए। उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाया गया है। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स में देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या है। ठीक है, अब आप मान लीजिए आपको एक अच्छा खाना खाना है। ठीक है, अच्छा खाना खाना है तो अच्छे खाने में क्या होता है, मान लीजिए ये बढ़िया सी थाली है आपकी। ठीक है, थाली है, थाली में क्या है, थाली में दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, अचार है। ठीक है, अचार है, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी थाली में। ठीक है, अब इस दाल, ये दाल हो गई, मान लीजिए ये हम डी लिख देते हैं। ठीक है, और ये सी लिख देते हैं चावल। ठीक है, और ये आर लिख देते हैं रोटी। ठीक है, और ये लिख देते हैं सब्जी। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। पर जब हम अगर जैसे दाल बनाएंगे या मान लीजिए चावल बनाएंगे तो चावल के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होंगे, जो एक एक ग्रेन राइस होगा। ठीक है, एक एक दिन का जो होगा धान का, राइस का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। जिनको मिल मिल के, जिनसे आपस में मिल मिल के ढेर सारे चावल के तिनके मिल मिल के क्या बने हैं, पूरा एक चावल बना है, खाने के योग्य बना है। ठीक है, ढेर सारे चावल आपस में मिल के क्या बने हैं, पूरे ढेर सारे चावल बन गए जिनको हम लोग दाल के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। अब आप एक दिन का तो नहीं खाते ना, आप ढेर सारा चावल खाते हैं या ढेर सारी दाल खाते हैं। तो जो ढेर सारी दाल हो गई या ढेर सारी चावल हो गए, आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, वो आपस में मिलके फंडामेंटल पार्टिकल्स हो जाते हैं। पर छोटे छोटे एक एक धान क्या कहलाते हैं, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स एकदम एलिमेंट्री वाले, एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। और अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो जिस बेसिक पार्टिकल से हमारी, जिस बेसिक एलिमेंट से हमारी पूरी थाली बनी है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे दाल हो गई, दाल हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है, सब्जियां एलिमेंट्री पार्टिकल है, और जो ये पूरी थाल हो गई ये हमारी फंडामेंटल पार्टिकल हो गई। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग। ठीक है, चावल का एलिमेंट हो गया, दाल का एलिमेंट हो गया, सब्जी का एलिमेंट हो गया, रोटी का एलिमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। ठीक है, अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अब जैसे एक थाली है। ठीक है, पूरी थाली है, थाली में क्या है, थाली में एक तरफ राइस है और एक तरफ चावल है, एक तरफ दाल है, एक तरफ रोटी है और एक तरफ सब्जी है। ठीक है, एक तरफ सब्जी है। ठीक है, अब इन जो चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जैसे आप सब्जी आप जब बनाए होंगे तो सब्जी में मसाला डाले होंगे। ठीक है, एम से याद रखेंगे मसाला, एन से नमक, या नमक डाले होंगे। ठीक है, दाल में आप पानी डाले होंगे, हल्दी डाले होंगे। ठीक है, ये डाले होंगे। ठीक है, रोटी में आपने आटा गूंधा होगा, फिर आटे की रोटी बनाई होगी। ठीक है, तो ये जो मसाला है, नमक है, हल्दी है, पानी है, जो आपस में इन लोग को जोड़ रहा है, जो आपस में दाल को बना रहा है, पूरी तरीके से राइस को बना रहा है, सब्जियों को स्पाइसी कर रहा है, इस चीज को हम लोग कहते हैं बोसॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बोसॉन्स। और जो चावल का तिनका होता है उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फर्मियॉन्स। ठीक है, तो फर्मियॉन्स आपस में मिलके, बोसॉन्स से मिलके, मतलब फर्मियॉन्स प्लस बोसॉन्स आपस में मिलके क्या बन जाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, यही एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में हम आपको बता रहे थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मसाले मिलके सब्जियों के साथ क्या बन जाते हैं, सब्जी बन जाते हैं। ठीक है, मसाले प्लस सब्जी इज इक्वल टू सब्जी। ठीक है, मसाले या हल्दी प्लस दाल इज इक्वल टू दाल। तो दाल क्या हुई, दाल एलिमेंट्री पार्टिकल हो गई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, दाल अगर हम मान लें एलिमेंट्री पार्टिकल है तो दाल के दो कॉम्पोनेंट होते हैं ना, दाल के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक होगा फर्मियॉन और एक होगा बोसॉन। फर्मियन क्या होगा, फर्मियन वो होगा जिसमें क्या होंगे, जिसमें एलिमेंट, जो एलिमेंट्री दाल होगी, जो दाल की बनी होगी, जो अरहर की दाल हुई मान लीजिए, तो ये जो दाल के तिनके हैं, दाल के
पार्टिकल्स हैं वो फर्मियॉन्स हो गए, ठीक है। और बोसॉन्स कौन हो गए? बोसॉन्स हो गई हल्दी और नमक, ठीक है। बोसॉन्स हो गए हल्दी और नमक, ठीक है। तो एलिमेंट्री फर्मियॉन्स और एलिमेंट्री बोसॉन्स हमने दो पार्टिकल्स देख लिए हैं, दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स देख लिए। अब इनके कैरेक्टर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये थाली वाला एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। थाली वाला एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। थाली के अंदर क्या होता है? थाली के अंदर होती है दाल। दाल कैसे बनी होती है? तो दाल बनी होती है दाल से मिलके और हल्दी और नमक और पानी से। तो दाल जो होती है वो फर्मियॉन होती है, और जो उसमें मिली होती है चीज़ें, हल्दी नमक और पानी, वो होती हैं बोसॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? फर्मियॉन्स और बोसॉन्स, ठीक है। फर्मियॉन्स क्या होते हैं? फर्मियॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जिनके पास हाफ इंटीजर स्पिन होता है, ठीक है। बस आपको इतना याद करना है, इनके पास हाफ इंटीजर स्पिन होता है, मतलब 1/2 या 2/3 या 3/4 ऐसे करके हाफ इंटीजर स्पिन होगा, ठीक है। हाफ इंटीजर स्पिन होगा। और बोसॉन्स ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनके पास इंटीजर स्पिन होता है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके स्पिन होगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ही जानना है। अब आप सोचेंगे स्पिन क्या है, हाफ इंटीजर स्पिन क्या होता है, इंटीजर स्पिन क्या होता है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही आप समझ लीजिए कि फर्मियॉन्स क्या होते हैं। फर्मियॉन्स जिनमें हाफ इंटीजर स्पिन होता है, और बोसॉन्स जिसमें इंटीजर स्पिन होता है, ठीक है। अब फर्मियॉन्स की हम बात करें तो फर्मियॉन्स क्या थी हमारी? फर्मियॉन्स थी हमारी दाल, ठीक है। फर्मियॉन्स क्या थी हमारी? फर्मियॉन्स थी हमारी दाल, ठीक है। अब दाल में कई तरीके की दाल आती है ना। दाल भी कई तरीके की होती है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, तुर की दाल, तुर और अरहर तो एक हो गया, क्या कहते हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, ठीक है। इतनी कई तरह की दाल आती हैं, ठीक है। कई तरह की दाल आती हैं। तो अब दाल अगर कई तरीके की आती है, उसी तरीके से जो फर्मियॉन्स होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। तो इसमें सिर्फ दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्वार्क्स या एंटी क्वार्क्स, और लेप्टॉन्स या एंटी लेप्टॉन्स, ठीक है। एंटी लेप्टॉन्स और क्वार्क्स जो होते हैं वो फर्मियॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फर्मियॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये दाल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो मूंग की दाल होगी उसका जो बड़ा वर्जन होगा वो दाल का ही होगा, ठीक है। और जो अरहर होगी वो भी दाल में ही आएगी, है ना। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से फर्मियॉन्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, क्वार्क्स और एक लेप्टॉन्स, ठीक है। फर्मियॉन्स क्या होते हैं? सॉरी, क्वार्क्स क्या होते हैं? वही डिफरेंट वैरायटीज होती हैं फर्मियॉन की, वही दाल की डिफरेंट वैरायटी क्वार्क और लेप्टॉन्स कहलाती है, ठीक है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। क्वार्क्स में क्या क्या चीज़ें होती है देख लेते हैं। क्वार्क्स लेप्टॉन से कैसे अलग होते हैं। तो क्वार्क्स में देखिए सबसे पहले क्या होगा, क्वार्क में स्पिन तो होगा ही, स्पिन तो होगा ही, ठीक है। कैसा स्पिन होगा? हाफ इंटीजर स्पिन होगा, क्योंकि ये फर्मियॉन को बिलोंग करते हैं, फर्मियॉन की फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हाफ इंटीजर स्पिन होगा क्वार्क्स में भी और लेप्टॉन्स में भी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स दोनों ही फर्मियॉन्स के पार्टिकल हैं, और दोनों में ही हाफ इंटीजर स्पिन होगी, ठीक है। क्वार्क से क्या करते हैं? तो क्वार्क बस ये याद रखिएगा, पार्टिसिपेट करते हैं इन स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस एंड इलेक्ट्रो वीक इंटरैक्शंस, ठीक है। तो क्वार्क क्या होते हैं? वीक इंटरैक्शंस में और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस दोनों में ही पार्टिसिपेट करते हैं। और जो लेप्टॉन्स होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रो वीक इंटरैक्शंस में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपको खैर जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक लाइन बस याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा कि क्वार्क जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रो वीक दोनों ही इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो लेप्टॉन्स होते हैं या एंटी लेप्टॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रो वीक इंटरैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दाल के दो तरीके की दाल देखी, क्वार्क दाल और लेप्टॉन दाल, ठीक है। मतलब फर्मियॉन के दो तरीके देखे, दो प्रकार देखे, क्वार्क्स देखा और क्या देखा, और देखा लेप्टॉन्स, ठीक है। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इधर मसाले की तरफ, अपने नमक हल्दी पानी की तरफ। नमक हल्दी पानी को कहते हैं बोसॉन्स, ठीक है। बोसॉन्स क्या होते हैं? बोसॉन्स हमने बताया आपको, बोसॉन्स होते हैं इंटीजर स्पिन, ठीक है। इंटीजर स्पिन, ठीक है, इंटीजर स्पिन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर स्पिन की बात हो रही है, मतलब ये फोर्स कैरियर्स होते हैं, ठीक है। ये जो बोसॉन्स होते हैं इनके पास इंटीजर स्पिन होता है, ठीक है। और इंटीजर स्पिन के अंदर एक चीज होती है गॉज बोसॉन्स, ठीक है। गेज बोसॉन्स, गेज बोसॉन्स होते हैं, और स्केलर बोसॉन्स होते हैं, ठीक है। स्केलर बोसॉन्स के पास 0 स्पिन होती है, बस याद रखिएगा, और गेज बोसॉन्स के पास 1 या 2 स्पिन होती है। और जो गेज बोसॉन्स होते हैं ये फोर्स कैरियर्स होते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था ये मसाले का काम करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं और फ्लेवर देने का काम करते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो तो फर्मियॉन्स हैं, जो दालें हैं वो फर्मियॉन्स हैं, लेकिन जो दाल को पका रहे हैं, जो दाल में फ्लेवर ला रहे हैं, वो कौन होते हैं? वो बोसॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बोसॉन्स का मतलब क्या हुआ कि
ये फोर्स कैरियर्स हैं। फोर्स कैरियर्स हैं मतलब ये मीडिएट करते हैं फंडामेंटल इंटरैक्शन इन द स्टैंडर्ड मॉडल। ये फोर्स कैरी करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स कैरी करेंगे, वीक फोर्स कैरी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी करेंगे। इनका खुद का कोई चार्ज नहीं होता है, बस ये स्पिन करते हैं और फोर्स कैरियर्स होते हैं। ये फोर्स कैरियर्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फोर्स कैरियर ही इनकी डिस्टिंग्विश चीज़ है, ठीक है। फोर्स कैरियर्स होते हैं। बोसॉन्स क्या होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, मसाला दाल नहीं होती है, मसाले क्या करते हैं, एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं फ्लेवर या दाल बनने में मदद करते हैं। उसी तरीके से बोसॉन्स क्या करते हैं, बोसॉन्स फोर्स कैरियर्स होते हैं और इंटरैक्शन में मदद करते हैं फर्मियॉन्स की, ठीक है। फर्मियॉन्स कैसे इंटरैक्ट करेगा ये डिसाइड होता है बोसॉन्स के फोर्स से, जो फोर्स कैरी करते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वार्क्स के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर होते हैं कंबाइनिंग टू फॉर्म हार्ड्रॉन्स, ठीक है। अब ये आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, क्वार्क ढेर सारे आपस में मिलके हार्ड्रॉन्स हो जाते हैं। हार्ड्रॉन्स कौन होते हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखा आपने हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग ने जहाँ शुरू किया था अपनी एटॉमिक थ्योरी वहाँ पे पहुंच गए हैं। तो जो क्वार्क्स होते हैं वो आपस में मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना लेते हैं, और जो लेप्टॉन्स होते हैं वो आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, वो आपस में मिलके न्यूट्रिनोज या इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा था, न्यूक्लियस में देखा था, ठीक है, न्यूक्लियस में देखा था। तो वो किसके पार्टिकल हैं, वो क्वार्क्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, क्वार्क्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। और लेप्टॉन्स में कौन सी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, तो इलेक्ट्रॉन आता है लेप्टॉन्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आता है लेप्टॉन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आता है लेप्टॉन में, ठीक है। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने शुरुआत की थी दाल से, ठीक है। दाल के दो प्रकार हमने देखे थे, अरहर और मूंग। और दाल किससे बन रही थी, नमक से बन रही थी, पानी से बन रही थी और हल्दी से बन रही थी, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने देखा था एलिमेंट्री पार्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक फर्मियॉन्स होते हैं जो कि दाल होती हैं, और एक बोसॉन्स होते हैं जो कि मसाले होते हैं, हल्दी होती है। फर्मियॉन्स दो तरीके के होते हैं, फर्मियॉन्स मतलब दाल दो प्रकार की होती हैं, एक लेप्टॉन्स और एक क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन और इलेक्ट्रोवीक इंटरैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेप्टॉन्स सिर्फ इलेक्ट्रोवीक इंटरैक्शंस में पार्ट लेते हैं। क्वार्क्स के एग्जांपल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेप्टॉन्स के एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज, ठीक है, न्यूट्रिनोज। बोसॉन में हमने क्या देखा था, ये मसाले होते हैं, फोर्स कैरियर होते हैं, ठीक है, ये फोर्स कैरियर होते हैं। ये डिसाइड करते हैं, ये मीडिएट करते हैं फंडामेंटल इंटरैक्शंस लाइक स्ट्रॉन्ग, वीक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बोसॉन्स में कौन सी स्पिन होती है, तो बोसॉन्स में इंटीजर स्पिन होती है, और फर्मियॉन्स में हाफ इंटीजर स्पिन होती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया। अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ें देख लेते हैं और हम लोग का ये वाला पूरा जो है स्लाइड में ख़त्म हो जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 3 जनरेशंस की होती हैं क्वार्क्स, अप एंड डाउन, चार मैन स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। बस एक बार हल्का सा ध्यान दे लीजिएगा, कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। इनमें भी 3 जनरेशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन, मुऑन न्यूट्रिनो, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है। बोसॉन्स क्या होते हैं, बोसॉन्स 4 प्रकार के होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। फोटॉन जो होते हैं वो बोसॉन्स होते हैं, क्योंकि फोर्स कैरियर्स होते हैं। वो जो फोटॉन्स आते हैं सन की रेज में, फोटॉन्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, वो बोसॉन्स होते हैं, ठीक है। वो याद रखिएगा, वो क्या होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। वो क्या होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। साथ ही साथ ग्लूऑन्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, जो मदद करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में। फोटॉन्स किस में मदद करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काइंड है बोसॉन का, हिग्स बोसन। आपने सुना होगा इनका नाम, हिग्स बोसन, ठीक है। 2012 में ये गॉड्स पार्टिकल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, हिग्स बोसॉन, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स कैरियर है, ठीक है, ठीक है। ये क्या कैरी करता है, ये फोर्स कैरी करता है, इस इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट करने में मदद करता है। किसको मदद करता है, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को, ठीक है, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को। ये मसाला किसको बनने में मदद करता है, तो दाल को बनने में मदद करता है ना, हम आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये पूरा चार्ट कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हम देखते हैं कि इनसे कैसे हम लोग अपना जो आने वाले क्वेश्चन है उनको कैसे डील किया जाएगा, ठीक है। ये वाले इन्फोग्राफिक में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जो जो हम लोग ने पढ़ा था। पहले जब हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। एटॉमिक थ्योरी में क्या पढ़ा था हमने कनद ऋषि का और थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स देखे थे, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। उसमें देखा था फंडामेंटल पार्टिकल एटम को माना जा रहा था। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस के बीच में होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जिनके सराउंडिंग रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। और हमने इससे पहले वाली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि कैसे क्वार्क से मिलके क्या बन जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्वार्क से मिलके कैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। लेप्टॉन्स में कौन होते हैं, तो लेप्टॉन्स में हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स
और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनोज और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्मियॉन्स हमने आपको बताया था। फर्मियॉन्स क्या होते हैं? फर्मियॉन्स होती हैं दाल, अलग अलग तरीके की दाल हमने देखी थी, ठीक है। अलग अलग तरीके की दाल हमने देखी थी फर्मियॉन्स में, ठीक है। फर्मियॉन्स और लेप्टॉन्स दो तरीके की दाल देखी थी, अरहर की दाल और मूंग की दाल। फर्मियॉन्स क्या होते हैं? इनमें क्वार्क्स आता है, इनमें क्वार्क्स आता है। लेप्टॉन्स में क्या क्या आते हैं? लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज आते हैं। क्वार्क्स में क्या आते हैं? क्वार्क्स में आते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और फिर हमने आपको बोसॉन के बारे में बताया था, मसालों के बारे में बताया था, फोर्स कैरियर्स के बारे में बताया था, जो होते हैं फोटॉन, ग्लूऑन, वीक फोर्स और ये वीक फोर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये इंटरैक्शन में मदद करते हैं। फोर्स कैरियर्स क्या करते हैं? इंटरैक्शंस में मदद करते हैं। फर्मियॉन्स क्या करते हैं? फर्मियॉन्स एटॉमिक पार्टिकल या एटॉमिक मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन में मदद करते हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स क्या करते हैं? लेप्टॉन्स सिर्फ वीक इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लिए थे। अब उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी, इसके बाद हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट हमने देखा था अभी? इलेक्ट्रॉन पार्ट होता है लेप्टॉन का, ठीक है। लेप्टॉन का पार्ट होता है। लेप्टॉन क्या होते हैं? जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वीक इंटरेक्शन में पार्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो आप जाके हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री में एटॉमिक थ्योरी में देखिए, ठीक है। उसके बाद मुऑन है, ठीक है। ये सेम चार्ज कैरी करता है एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? निगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है, बट ओवर 200 टाइम्स ग्रेटर मास, ठीक है। तो ये मुऑन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज कैरी करता है, लेकिन उनसे ज़्यादा मास होता है, ठीक है। कॉस्मिक रेज में हमें मुऑन्स मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा, कॉस्मिक रेंज में मुऑन मिलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? न्यूट्रिनोज भी किसका पार्ट होते हैं? लेप्टॉन्स का पार्ट होते हैं, हमने देखा था। प्रोड्यूस्ड इन बीटा डीके, बीटा डीके में होते हैं। वेरी स्मॉल मास, नो चार्ज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, हेंस वीक इंटरैक्शन विद अदर पार्टिकल्स, ठीक है, वीक इंटरैक्शन विद अदर पार्टिकल्स, ठीक। न्यूट्रिनोज को लेके हमारे यहाँ लेबोरेटरी बन रही थी, ऑब्जर्वेटरी बन रही थी इंडिया में। आप वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कहाँ पे बन रही थी, ठीक है। फिर आते हैं लेप्टॉन्स। हमने लेप्टॉन्स क्या देखा था? लेप्टॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। इन्हीं के ऑपोजिट क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस करते हैं इंटरैक्शंस को, ठीक है। वीक को भी और स्ट्रॉन्ग को भी वो लोग क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोज, ये लेप्टॉन्स में आते हैं। क्वार्क्स में कौन आते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो क्वार्क्स के सिर्फ 6 टाइप्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते ड्यू टू कन्फाइनमेंट, ठीक है, एक हल्की सी बात है, आप याद रखिएगा। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? ये 3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन के अंदर क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं, आप याद रखिएगा। न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो एटम होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और पॉजिटिव पाइन जो होते हैं, सिर्फ बस याद कर लीजिएगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, मेड अप ऑफ 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क, ठीक है। एंटी क्वार्क क्या होता है? एक तरीके का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोई भी ऑर्डिनरी मैटर रहता है, पार्टिकल फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है कि कोई भी ऑर्डिनरी पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल भी होगा, जिसका मास तो सेम रहेगा पर फिजिकल चार्ज जो है वो ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन का जो ये कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, इसमें क्या है? इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मास इलेक्ट्रॉन का ही है, सेम मास है इलेक्ट्रॉन का, बस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन क्या है? ये तो चार्जलेस हैं, तो चार्जलेस ही रहेंगे, ठीक है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जो होते हैं निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो एंटी प्रोटॉन कौन होंगे? जिनमें निगेटिव चार्ज होगा विद द सेम मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो एक हल्का सा एक ये कॉन्सेप्ट होता है एंटी पार्टिकल्स का, ठीक है। बस इतना सा ही आपको याद रखना था, बाकी हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? तो ये एंटोन लेवोजियर साहब को बोला जाता है, आप चाहे जैसे नाम ले लें, इनका नाम होता है एंटोने लेवोजियर, ठीक है। एंटोने लेवोजियर जो है ये केमिस्ट्री के जनक है, केमिस्ट्री के पापा हैं, ठीक है। कौन है? लेवोजियर। कहाँ से आते हैं? तो फ्रांस से आते हैं, ये फ्रेंच नोबलमैन है, ठीक है, फ्रेंच नोबलमैन है एंटोनी लेवोजियर, जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा।
बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 63rd बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। पूछ रहा है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने देखा था ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसके इर्द गिर्द चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो सेंटर पे कौन है, तो सेंटर पे तो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन में कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, तो सेंटर पे क्या है, सेंटर पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर की खोज किसने की थी, न्यूक्लियर की खोज की थी रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग ने अपने चैप्टर में कर रखी हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो अभी हमने देखा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके इर्द गिर्द चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, तो प्रोटॉन, निगेटिव चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग ने अपने चैप्टर में की हुई हैं। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, ये बीपीएससी में 2 बार पूछा है, यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा है, कई जगह पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये RAS 92 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, हम लोग ने देखा था। ये बोल रहा है स्टेटमेंट ए, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या ये सही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन हम लोग स्टेटमेंट भी ऑप्शन भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, गलत। ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, हमने देखा है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एमपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, एटम पे हमने क्या देखा था, एटम में हमने देखा था होते हैं न्यूक्लियस, बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारा एटॉमिक पार्ट हो गया पूरा, ये जो पूरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन कौन पार्ट है, तो न्यूक्लियस पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, बी प्रोटॉन, बिल्कुल सही, सी न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही, डी फोटॉन नहीं। फोटॉन तो सनलाइट होती है ना, फोटॉन क्या होता है, सनलाइट होती है, वो तो पार्ट नहीं है। ठीक है, वो तो पार्ट नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ एटम कहाँ मिलते हैं, नेटिव एलिमेंट्स में, जो एकदम ओरिजिनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें कभी कभी क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम मिल जाता है। ठीक है, नेटिव एलिमेंट इज अ मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम व्हाइल अ कंपाउंड कंसिस्ट 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, ऑब्वियसली कंपाउंड है तो मतलब क्या होगा, 2-3 चीजें मिलके बनी होंगी तभी तो ये कंपाउंड होगा, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स हो नहीं सकता है। ठीक है, तब तो मिनरल्स अगर मिक्स हो गए तो सिंगल टाइप ऑफ एटम कहाँ रह जाएगा, तो सिंगल टाइप ऑफ एटम सिर्फ नेटिव एलिमेंट्स में मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, 7th नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, RAS 2003 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है रदरफोर्ड, बिल्कुल सही है, रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, देख लीजिएगा इससे रिलेटेड और 1-2 चीज़ हैं, देख लेते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1911। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कब कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रवृत्ति ये रही है यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में, ऐसे पूछ सकता है कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ डिस्कवरी या क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब दे देगा। तो आपको याद रखना है 1911 में रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, पहले इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से क्या किया था, जज किया था। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस को जज किया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, रदरफोर्ड साहब ने 1911 में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के दौरान एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी।
ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। झारखंड पीसीएस में पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा है, फिर यूपी पीसीएस में पूछा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इन एटम न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने, तो ये गलत हो गया। बी चैडविक, चैडविक सही है। ठीक है, चैडविक, जेम्स चैडविक सही है। अब देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, तो ये 1932 में हुई थी। ठीक है, 1932 में हुई थी। अभी हमने देखा न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1911 में, उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में। बाय हु? बाय जेम्स चैडविक। ठीक, जेम्स चैडविक द्वारा। रदरफोर्ड ने क्या ढूंढा था? तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ढूंढा था और उनका नामकरण संस्कार किया था। किसका? प्रोटॉन का नामकरण संस्कार किया था। प्रोटॉन को ढूंढा था गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को ढूंढा था गोल्डस्टीन ने, पर नामकरण किया था रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, ये सारी बातें हमने अपने चैप्टर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया था। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल हमने देखा था, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन्स की जो खोज है वो की गई थी गोल्डस्टीन साहब द्वारा। ठीक है, गोल्डस्टीन ने क्या किया था? प्रोटॉन को खोजा था। और इनका नामकरण किसने किया था? इनका नामकरण किया गया था रदरफोर्ड साहब द्वारा। ठीक है, रदरफोर्ड साहब द्वारा प्रोटॉन का नामकरण किया गया था। रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस भी ढूंढा था। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस भी ढूंढा था। प्रोटॉन्स कैसे मिले थे? तो प्रोटॉन जो है मिले थे एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, प्रोटॉन जो है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से मिले थे। न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन जो है चैडविक साहब द्वारा खोजा गया था, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। जो इनका चार्ज होता है प्रोटॉन्स का वो जीरो होता है। जैसे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसे ही न्यूट्रॉन का क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है, नो चार्ज होता है। प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है? तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 19 कूलॉम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलॉम। ठीक है, ये इनका चार्ज होता है। इसी के ऑपोजिट निगेटिव 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 का चार्ज किसका होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढा गया था किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन को ढूंढा गया था थॉमसन द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढा गया था थॉमसन द्वारा, और इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था पंडित स्टोनी ने। ठीक है, पंडित जी जो नामकरण करते हैं उनका नाम था पंडित स्टोनी। मतलब पंडित नाम नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहे हैं, उनका नाम था स्टोनी। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था स्टोनी। ठीक है, और ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से मिला था इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो आशा करते हैं आपको इतनी जानकारी तो होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या क्या पूछा गया है। तो ऑप्शन में हमारे बोला गया है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो ड्यूट्रॉन तो नहीं है, ये तो हमें समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, अभी हमने देखा, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन जानते हैं ना, H2 हाइड्रोजन। इनके 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्रीटियम और एक होता है प्रोटियम। ठीक है, तो ड्यूट्रियम को जब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है ड्यूट्रियम का, तब हमें ड्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का आइसोटोप है। ठीक है, एक तरीके का क्या है? ये आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक वेट सेम रहता है पर मास नंबर अलग रहता है। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब सॉरी एटॉमिक मास सेम रहता है और मास नंबर अलग रहता है। ठीक है, मास नंबर अलग रहता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर अलग रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर अलग रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर अलग रहता है मतलब क्या सेम रहता है मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स सेम है। मास नंबर अलग होने का क्या मतलब होता है? मतलब न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियन जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। यूपी पीसीएस देखिए मेंस 2005 में पूछा गया है, जो हमने आपको पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, हमने आपको बताया था फंडामेंटल फिजिक्स में या पार्टिकल फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि जो भी ऑर्डिनरी मैटर है वो उसका एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंटी पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है उसका मास सेम रहता है, बस चार्ज अलग अलग रहता है। ठीक है, मास सेम रहता है, बस चार्ज उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका निगेटिव चार्ज हो जाएगा एंटी पार्टिकल में। ठीक है, पर दोनों का मास सेम रहेगा, मैटर और एंटी मैटर दोनों का ही, पार्टिकल या एंटी पार्टिकल का मास जो है वो सेम रहेगा।
ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी कह रहा है फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी कह रहा है न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये गलत है, हमने आपको बताया था ए ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन का होता है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का होता है एंटी प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का होता है एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन का जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का, हाँ इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इसको बोला जाता है। ठीक है, उसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन एकदम सही है। पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ और एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द पॉजिट्रॉन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैज द सेम चार्ज मास एज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था, ये क्या होता है, मास सेम होगा पर चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन जितना ही मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सॉरी ये तो चार्ज हो गया, उनका मास जितना भी होता है, लगभग मास होता है प्रोटॉन का, अगर हम याद कर पा रहे हैं तो 1.00763 AMU होता है। ठीक है, इतना मास होता है। ठीक है, तो एंटी प्रोटॉन का भी जो मास होगा वो इतना ही होगा, पर एंटी प्रोटॉन में क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। यूपीपीसीएस, अरे सॉरी IAS का क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो ये पूछा ही जाएगा, पलट के घुमा फिरा के कैसे भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज़रूर ही पूछा जाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मैच करना है। ठीक है, मैच करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए, मतलब लिस्ट ए में जो स्टेटमेंट ए है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जीरो मास। ठीक है, जीरो मास कह रहा है, तो जीरो मास पॉजिट्रॉन का होगा क्या, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन एंटी मैटर होता है, एंटी पार्टिकल मैटर होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में जीरो चार्ज होता है क्या, जीरो मास होता है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन में जो रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो लगभग 0.00543 AMU होता है। ठीक है, तो इसमें मास तो होता है। ठीक है, इसमें चार्ज अलग हो सकता है, पर पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें चार्ज तो होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 लिस्ट 2 में कह रहा है न्यूट्रिनो, बिल्कुल हमने आपको बताया था न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो कैरीज नो मास या जीरो मास। ठीक है, न्यूट्रिनोस कैरी जीरो मास। ठीक है, क्वार्क्स क्या होते हैं, तो हमने देखा था फर्मियंस और बोसॉन्स देखे थे। फर्मियंस और बोसॉन्स दो कैटेगरीज देखी थी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। फर्मियंस में दो पार्टिकल्स देखे थे, कौन कौन से, एक तो देखा था क्वार्क्स और एक देखा था लेप्टॉन्स। ठीक है, क्वार्क्स में देखा था क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेप्टॉन्स सिर्फ वीक में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वार्क्स में क्या क्या बने होते हैं, क्वार्क्स में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेप्टॉन्स में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस, ये सारी बातें हमने की थी, आशा करते हैं आपको याद होगी। ठीक है, तो क्वार्क में क्या होता था, देखा था हमने, क्वार्क में होता था फ्रैक्शनल स्पिन। ठीक है, क्वार्क में होता था फ्रैक्शनल स्पिन, और बोसॉन्स में होती थी हाफ, सॉरी हाँ इंटीजर स्पिन। ठीक है, हाफ फ्रैक्शनल स्पिन या हाफ इंटीजर स्पिन क्वार्क में होती थी, 1/2 हो गया और 2/3 हो गया, ये ऐसी स्पिन कहाँ होती थी, क्वार्क्स में होती थी। और फोनॉन्स जो कि बोसॉन्स का पार्ट है, हमने आपको बताया था बोसॉन्स का पार्ट होगा, ये क्या करते हैं, ये फोर्स कैरियर्स होते हैं, और इनकी स्पिन कैसी होती है, इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है, 1 2 3 ऐसी स्पिन होती है। ठीक है, तो क्वार्क के बारे में क्या देखें, क्या देखते हैं यहाँ पे हम लोग, देखते हैं कि कहाँ से मैच होगा। फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है, तो फ्रैक्शनल चार्ज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है हमारा क्वार्क का। ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है हमारा क्वार्क का, हमने आपको बताया था। ऑप्शन सी फ्रैक्शनल स्पिन किस में होती है, तो फ्रैक्शनल स्पिन हो जाती है हमारी पॉजिट्रॉन में। ठीक है, फ्रैक्शनल स्पिन हमारी पॉजिट्रॉन में होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और इंटीग्रल स्पिन हमारी कहाँ होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है हमारी फोनॉन में। ठीक है, फोनॉन क्योंकि किसका पार्टिकल, किसका एलिमेंट है, तो फोनॉन जो है बोसॉन का पार्टिकल है। ठीक है, बोसॉन का पार्टिकल है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो आंसर ए बिल्कुल सही है। ए कटू जीरो मास मतलब न्यूट्रॉन, फ्रैक्शनल चार्ज मतलब क्वार्क के पास फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं, फ्रैक्शनल स्पिन किसकी होती है, फ्रैक्शनल स्पिन होती है पॉजिट्रॉन की, और इंटीग्रल स्पिन होती है फोनॉन की। ठीक है, ठीक है ना, आशा करते हैं आपको चीज़ें याद होंगी। फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन की क्यों होगी, क्योंकि पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, और इलेक्ट्रॉन किस में आता है, इलेक्ट्रॉन आता है लेप्टॉन्स में। ठीक है, लेप्टॉन्स में आता है, लेप्टॉन्स की क्या स्पिन होती है, तो लेप्टॉन्स की फ्रैक्शनल स्पिन होती है। इंटीग्रल स्पिन किसकी होती है, बोसॉन्स की। फोनॉन किस में आता है, तो बोसॉन्स में आता है। क्वार्क में क्या होते हैं, क्वार्क किसके मिले होते हैं, तो क्वार्क मिले होते हैं प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स से मिलके बने होते हैं क्वार्क्स। ठीक है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, जब ढेर सारे क्वार्क्स मिल
जाते हैं तो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कैसा चार्ज होता है, इनके अंदर फ्रैक्शनल चार्ज होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। पॉजिट्रॉन हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैज द सेम मास एंड स्पिन ऑफ half as an electron. Quarks combine to form composite particles called hadrons, the most stable of which are protons and neutrons and are components of atomic nuclei. They have fractional charge of +2/3 e or -1/3 e. Neutrinos are subatomic particles produced by decay of radioactive elements or elementary particles that lack an electric charge and very small mass which might even be zero, ठीक है। Phonon in condensed matter physics, a unit of vibrational energy arises from oscillating atoms. ये पार्ट होते हैं किसका, ये पार्ट होते हैं बोसॉन्स का, ठीक है। तो ये हम आशा करते हैं आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यूपी आरओ मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा है, हमने पढ़ा था एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं फर्मियॉन्स और एक होते हैं क्या, बोसॉन्स, ठीक है। फर्मियॉन्स में क्या क्या आते हैं, फर्मियॉन्स में आ जाते हैं हमारे लेप्टॉन्स और क्या आते हैं, और क्वार्क्स, ठीक है। लेप्टॉन्स और क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स जो वीक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, लेप्टॉन्स जो होते हैं सिर्फ वीक में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वार्क्स किसके तरीके के, क्वार्क्स में क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो क्वार्क्स बन जाते हैं मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, तो लेप्टॉन्स मिलके बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस, ठीक है। ये हमने सारी बातें की थी। तो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा हुआ, फर्मियॉन्स के अंदर कौन आते हैं, क्वार्क्स। तो क्वार्क्स हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल हुआ, क्वार्क्स या लेप्टॉन्स, ठीक है। लेप्टॉन्स के अंदर मिलके हमारे क्या बन जाते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन मिलके बनते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये भी गलत है। पाई मेजॉन भी नहीं होगा, क्वार्क्स होगा हमारा फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। हमने आपको पूरे चार्ट के माध्यम से समझाया था। इन पार्टिकल फिजिक्स एन एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल इज सब एटॉमिक पार्टिकल विद नो सब स्ट्रक्चर does not composed of other particles. Particles currently thought to be elementary include fundamental fermions. Fermions में कौन कौन से होते हैं, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, एंटी क्वार्क्स और एंटी लेप्टॉन्स, इन्हीं के एंटी पार्टिकल्स, और फंडामेंटल बोसॉन्स, ठीक है। ये हमने सारी बात की थी। बोसॉन्स क्या होते हैं, फोर्स कैरियर होते हैं, ठीक है, फोर्स कैरियर होते हैं। हमने आपको बताया था ना, दाल में जो मसाले पड़ते हैं, हल्दी पड़ती है, पानी पड़ता है, जो फ्लेवर प्रोवाइड करता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है दाल का आपस में, वो क्या होते हैं, वो बोसॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। दाल वाला एग्जाम्पल आपको आशा करते हैं याद होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। हिग्स बोसॉन आर नोन एज, तो ये क्या है, ये गॉड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये बोसॉन के पार्ट हैं, ठीक है। बोसॉन मतलब फोर्स कैरियर, ठीक है, फोर्स कैरियर। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इंटरैक्शंस में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस में या स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस में या वीक इंटरैक्शंस में पार्टिकल जो होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब की मदद करते हैं, ठीक है। The Higgs boson is a fundamental particle associated with Higgs field, a field that gives mass to other fundamental particles such as electrons and quarks. In the mainstream media, the Higgs boson has been often called God particle from the 1993 book The God Particle by Nobel laureate Leo Lederman, ठीक है। तो गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी में कौन कौन इन्वॉल्व था, आप बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गॉड पार्टिकल्स कब ढूंढा गया था और कौन कौन इनकी डिस्कवरी में इन्वॉल्व है, आप ये बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मच डिस्कस गॉड पार्टिकल इज, गॉड पार्टिकल इसमें कौन सा होगा, न्यूट्रिनो होगा क्या, न्यूट्रिनो नहीं होगा, न्यूट्रिनो खुद लेप्टॉन का पार्ट है। लेप्टॉन किसका पार्ट है, अच्छा यहाँ पे लेप्टॉन दिया हुआ है, लेप्टॉन किसका पार्ट है, लेप्टॉन पार्ट है हमारे क्वार्क्स का, ठीक है, सॉरी फर्मियॉन्स का। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स होते हैं दो तरीके के, ठीक है। फर्मियॉन का पार्ट है, ठीक है। हिग्स बोसॉन किसका पार्ट हुआ, बोसॉन्स का पार्ट हुआ, ठीक है, बोसॉन का पार्ट हुआ, मेसॉन्स का भी पार्ट नहीं होगा। द हिग्स बोसॉन इज एन ultimate elementary particle in the standard model of particle physics. The hypothesis of its existence was given in 1964, but practically it was proved on March 2013। अभी 2013 में 10 साल पहले ऑलमोस्ट इसको प्रूव किया गया था, ठीक है। The two physicists who discovered these particles are Peter Higgs and Francois Engels, who were awarded Nobel Prize in Physics in 2013। और अभी हाल ही में पीटर हिग्स की मौत हो गई, इनकी क्या होगी, इनकी डेथ हो गई, इनके बारे में आप और पढ़िएगा, ठीक है। ऑबिचुअरी में एक इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी जो इस साल की थी वो पीटर हिग्स की थी, शायद 93 साल के थे, ठीक है। तो इनको 2003 में याद रखिएगा नोबेल प्राइज मिला था। आपसे यही पूछ सकते हैं कि पीटर हिग्स को किस सन में नोबेल प्राइज मिला था, तो 2013 में मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपसे पूछ रहा है 66 बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कौन सा पार्टिकल फ्री ऑफ चार्ज है? अभी हमने देखा था न्यूट्रिनोज होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, इनमें कोई मास नहीं होता है या कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स में होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल में होते हैं दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सॉरी, दो पॉजिटिव ही चार्ज होते हैं। ठीक है, among the given particles न्यूट्रॉन इज फ्री चार्ज। अल्फा पार्टिकल प्लस टू पॉजिटिव एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अल्फा पार्टिकल दो पॉजिटिव चार्ज से मिलके बने होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये हमने एटॉमिक थ्योरी में देखा था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज जीरो चार्ज। देखिए यूपीपीसीएस 2021 को कैसे इन्होंने रिपीट कर दिया, 17 का क्वेश्चन, मतलब बीपीएससी का 2020 का क्वेश्चन कैसे यूपीपीसीएस 2021 में रिपीट हो गया। कौन सा जीरो चार्ज नहीं है? तो अभी हमने देखा था न्यूट्रिनोज में जीरो चार्ज नहीं है, और एग्जाम वो भी वही है, एकदम ऑलमोस्ट सेम है इनके एग्जाम ऑप्शंस भी। पॉजिट्रॉन क्या होता है? हमने देखा था पॉजिट्रॉन जो होता है एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, हम लोग अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, IAS 96 का है। द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास इज इक्वल टू दैट ऑफ। ठीक है, तो ये हीलियम का होगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है जो दो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, मतलब दो प्रोटॉन कैरी करता है। ठीक है, दो प्रोटॉन कैरी करता है, तो ये क्या हो गया? ये किसका मास होता है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये होता है हीलियम का एटम। ठीक है, हीलियम का एटम होता है। अल्फा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग पार्टिकल कंटेनिंग टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स। हाँ, ठीक है, तो ये ऐसे होता है 4He2। ठीक है, इसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये किसका हो जाता है फिर एटम? ये हीलियम न्यूक्लियस का एटम हो जाता है। इट्स मास इज इक्वल टू दैट ऑफ हीलियम्स एटम्स न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स कैरीज अ चार्ज ऑफ +2 एंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट विद मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल्स कैन ट्रैवल ओनली फ्यू इंचेस थ्रू द एयर एंड कैन इजीली बी स्टोर्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हीलियम का चार्ज कितना होता है, हीलियम में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम में क्या होता है? दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो हीलियम का मास नंबर हो जाता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आगे बढ़ के, बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। किसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद करना होगा। ठीक है, इसमें से न्यूट्रॉन्स कौन नहीं होते? जिनके पास सिर्फ एक प्रोटॉन्स होंगे वही क्या होंगे? उनमें ही क्या होंगे? उनमें न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हो सकता है क्या? ऑक्सीजन में नहीं है, नाइट्रोजन में भी नहीं है, हाइड्रोजन में है। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन में है। तो हम 2018 का बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे थे, इनमें से किसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें से किसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं? तो हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है 1। ठीक है, बाकी सबका O2 N2 सबका होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो जो प्रोटियम होता है, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का प्रोटियम, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स एक भी नहीं होते हैं। तो उसका ऐसा होता है कि प्रोटॉन्स उसमें एक होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। फिर एक और इनका हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूट्रियम, बढ़ता जाता है, जिसमें एक प्रोटॉन आ जाता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन आ जाता है और एक प्रोटॉन आ जाता है। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, और ट्रीटियम में क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ट्रीटियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। प्रोटियम आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन वाइल ड्यूट्रियम हैज 1 न्यूट्रॉन एंड ट्रीटियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो बस आप इसको याद कर लीजिएगा, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन एक है तो न्यूट्रॉन क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हाइड्रोजन में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बीपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। बहुत आसान है, हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी थी, उन्होंने बोला था कि एटम्स में कुछ नहीं होता है, एटम्स इंडिविजिबल है। उसके बाद उनमें उनकी थ्योरी में कई संशोधन हुए थे। उसके बाद ये पता चला था कि प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, फिर हमने एक एक्टिविटी देखी थी रेडियो एक्टिविटी, जिसमें आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन होता है और क्या होते हैं? और एमिट होते हैं रेज। कौन कौन से रेज? अल्फा रेज,
ठीक है, बीटा रेज और गामा रेज, ठीक है। अल्फा रेज देखा था हमने हीलियम के जो चार मास नंबर के साथ और दो प्रोटॉन्स के साथ, दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स के साथ हीलियम न्यूक्लियस जो एमिट करते हैं वो हो जाते हैं अल्फा रेज, जो कि होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। फिर बीटा रेज होती हैं, बीटा रेज कौन सी होती है, बीटा रेज नेगेटिव होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज एक निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स हो गए। गामा रेज न्यूट्रल होती हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। तो इसका सही आंसर होगा निगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, तो गामा पार्टिकल्स जो है, गामा पार्टिकल्स सॉरी बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो कैरी करती हैं निगेटिव चार्ज, ठीक है। बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ये तो अभी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अल्फा रेज में हमने क्या देखा था, अच्छा ठीक है, ठीक है, हमने इसका सही आंसर होगा बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि क्या होगा, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एक्स रेज की बात करते हैं। एक्स रेज को ढूंढा गया था विलियम रॉजन साहब ने, ठीक है। विलियम रॉजन साहब ने ढूंढा था इसको, ठीक है। विलियम रॉजन ने एक्स रे की डिस्कवरी की थी। हो सके तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि कब कब किस चीज़ की डिस्कवरी हो रही है। तो ये 1895 में हुई थी, ठीक है। 1895 में एक्स रेज की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। एक्स रेज आप जानते हैं क्या है, जिनकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्सरेज होती है, ठीक है। तो एक्सरेज कहाँ पे यूज़ होंगी, एक्सरेज यूज़ होती हैं सर्जरी में, होती हैं इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं, ठीक है। स्मगलिंग में जो सोना चुरा के लाते हैं, कहाँ कहाँ छुपा के लाते हैं, तो वो एक्सरेज की मदद से पता चल जाता है कि कहाँ सोना मिला है, ठीक है, कहाँ सोना छुपाए हैं। रबर टायर्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ सब ऐसी ऐसी जगहों पर क्या होता है, एक्सरेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक्सरेज की बात हो गई। एक्सरेज के बाद बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स वो होते हैं जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के दौरान, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो क्या होते हैं, जो एमिट होते हैं, ठीक है, जो एमिट होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इनके क्या चार्जेस होते हैं, इनके चार्जेस होते हैं मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं अल्फा पार्टिकल के अंदर। ये क्या होते हैं, ये हीलियम का जो होता है, हीलियम के एटम्स ऑलमोस्ट उन्हीं के बराबर रहते हैं, ठीक है। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो स्मॉल होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। फिर बीटा रेज के बारे में बात करते हैं। बीटा रेज जब आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, तो जब बीटा रेज एमिट होती है तो बीटा पार्टिकल्स एमिट जो करते हैं वो जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है अल्फा पार्टिकल से। फिर आते हैं हमारे गामा रेज। गामा रेज किसके इक्विवेलेंट है, तो एक्स रेज की तरह है, ठीक है। एक्स रेज की तरह है गामा रेज, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये गामा रेज क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। और ये किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं गामा रेज, तो गामा रेज ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से, ठीक है। सी की स्पीड से, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁸ उसके उसकी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चारों ऑप्शंस हो गए और इसका आंसर हो गया बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आंसर करने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको बता देते हैं और हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं, ताकि अगर कहीं से सरफेस के लेवल पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग तो आप उसको आंसर कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, दूसरे कलर से बना देते हैं। इर्द गिर्द क्या होते हैं, रुकिए एक मिनट, ये हाँ, इर्द गिर्द क्या होते हैं ये, ठीक है। ये अलग अलग क्या है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्या है, शेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो शेल है ये एकदम वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ रहते हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ रहते हैं, जिसपे क्या होता है, जिसपे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। ये इनका एक वेल डिफाइंड ऑर्बिटल पाथ है, ठीक है, इसके बीच में नहीं रिवॉल्व करने लगते हैं। ये एक इनका ऑर्बिट होता है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और ऑर्बिट
ये जो मतलब कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 2n²। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में कितने रहेंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस फॉर्मूले से 2n² से। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। ठीक है, 2n² के फॉर्मूले से दिया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब जैसे यहाँ पे ये वाला अगर हम माने ये ब्लू वाला, ये पहला वाला अगर हम इलेक्ट्रॉन शेल माने, ठीक है, पहला वाला जो ऑर्बिट है, पहला वाला ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 × 1। ठीक है, वन का स्क्वायर। ठीक है, तो n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, ये अभी पहले ऑर्बिट में है तो एक ही ऑर्बिट हुआ ना, पहले ऑर्बिट में है तो एक ही ऑर्बिट हुआ, तो 2 × 1 × 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला अगर हम देखें, इसको हम अलग कलर से कलर देते हैं। ठीक है, ये वाला हम देख रहे हैं सबसे आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट कौन सा हो गया है, 1 2 3, थर्ड ऑर्बिट हो गया है ना, ये थर्ड सर्कुलर रीजन हो गया है, ये थर्ड सर्कुलर रीजन हो गया है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, तो 2n²। ठीक है, n²। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 3, तो 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 × 3 × 3, तो ये कितना हो गया 18 हो गया, 3 3 जा 9 जा 18। ठीक है, हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिट्स में आते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वही बताएंगे हमको इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो इस जो पहले ये फॉर्मूला है इससे डिसाइड होता है। अब ये फॉर्मूले के बेसिस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक शेल को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई प्रिंसिपल्स यूज होते हैं जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है। ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑर्बिट में आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे ऑर्बिट्स में आएंगे। ठीक है, ये कहता है, ये वाला ऑफ-बाउ जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, इसमें कैसे आते हैं, इसमें आते हैं एज पर देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, एज पर देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ऑक्यूपाई करने लग जाते हैं शेल्स को। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे फिलअप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, ये बात याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जीज। ठीक है, तो जो स्लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी है सबसे पहले वो आएगा सबसे छोटे अंदर पे। ठीक है, फिर और जो हाई जिनके पास हाई जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास हाई एनर्जी होगी फिर वो 2s में आएंगे, फिर उनके पास हाई एनर्जी होगी तो वो 3s में आएंगे, तो ऐसे ऐसे आते हैं। ये कहलाता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल स्टेट्स कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। एन ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, फिल्ड फर्स्ट, जो ये ऑर्बिटल है ये लोवेस्ट एनर्जी का हुआ तो ये पहले भरा जाएगा, उसके बाद जो ऑर्बिटल है जिसके बाद एनर्जी जो उसके पास ज्यादा होगी वो दूसरी बार भरा जाएगा, तीसरी बार वो भरा जाएगा ऑर्बिटल जिसके पास तीसरी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, उसी तरीके से चौथा ऑर्बिटल कैसे भरा जाएगा, जिसके पास चौथी सबसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी। तो ये क्या कहता है, ये एनर्जी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिलअप होते हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि किसी कोई भी मान लीजिए कोई भी एटम है या कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, मान लीजिए प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली पता लगाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, या तो हम पोजीशन पता लगा सकते हैं या तो हम मोमेंटम पता लगा सकते हैं, दोनों चीज़ को हम नहीं पता लगा सकते। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन, वो उसकी पोजीशन क्या है और उसका मोमेंटम उसके अंदर क्या है ये नहीं पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं क्या कह रहा है, हुंस रूल। हुंस रूल भी एक तरीका है इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप होने का। ठीक है, ये क्या कहता है, हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फिलअप होते हैं, तो वो पहले सिंगल सिंगल फिल होते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल फिल होते हैं, फिर बाद में वो पेयर पेयर बन के फिक्स होते हैं। ठीक है, पेयर पेयर बन के क्या होते हैं, फिलअप होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले ऑर्बिटल से क्या होते हैं, पहले सिंगल सिंगल होते हैं, फिर वो पेयर पेयर बना के होने लगते हैं। तो ये कहना है हुंस रूल का। ठीक है, हुंस रूल का ये कहना है। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे शेल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे शेल्स हैं, यहाँ पे हम शेल्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 1 2 3 मान लीजिए इसमें 3 शेल्स हैं, अब ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये लोग सिंगल सिंगल आएंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसी शेल में डबल डबल टाइप डबल डबल पेयर करके आएंगे, डबल डबल। ठीक है, डबल डबल आएंगे। ठीक है, पहले सिंगल आते हैं फिर पेयर में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है,
ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 4 के पेयर में आए, मतलब 2 के पेयर में आए, 4 4 बन के ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक है, पहले सिंगल आते हैं फिर पेयर में आते हैं, ये हुंड्स रूल का कहना है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन डी है पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। पाउली एक्सक्लूजन रूल क्या कहता है कि जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स क्या होता है हम आपको बता दें हल्का सा, ताकि आपकी एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी रहे। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमने देखा है शेल्स में मूव करते हैं। ठीक है, शेल्स में मूव करते हैं, तो शेल्स जिस शेल्स में मूव करते हैं उन शेल्स का शेप कैसा रहता है, साइज क्या रहती है, एनर्जी क्या रहती है, स्पिन क्या रहता है, ओरिएंटेशन क्या रहता है, ये सब डिसाइड करता है क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसके 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में जो होता है चौथा जो होता है वो हो जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या पता चलता है, शेप, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल्स। ठीक है, उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन एनर्जी का, उनकी एनर्जी क्या है शेल्स की, क्योंकि एनर्जी के बेसिस पे डिसाइड होता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ये बात डिसाइड कौन करता है, ये बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है, तो ये बताता है कितने सब शेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ सब शेल्स हैं किसी भी शेल्स में। ठीक है, इसके अंदर कोई छोटे छोटे सब शेल्स होते हैं तो वो डिसाइड किए जाते हैं एजीमुथल नंबर से। ठीक है, सब शेल्स, ठीक है, सब शेल्स, ठीक है, सब शेल्स डिसाइड होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है, ये ओरिएंटेशन बताता है सब शेल्स का। ठीक है, ओरिएंटेशन बताएगा सब शेल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो जो बताते जा रहे हैं कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन बताता है सब सेल्स का। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। स्पिन क्या होता है, +1/2 होगी स्पिन इलेक्ट्रॉन की, या -1/2 होगी स्पिन। ठीक है, -1/2 होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, और +1/2 होगी तो ये क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ठीक है, तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि ये जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें क्या है, इसमें ये जो चार हैं इसमें इनमें किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में सेम नहीं होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट बी आइडेंटिकल। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी भी एटम में ये जो चारों नंबर्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो चारों नंबर जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एटम्स में अलग अलग होने चाहिए। अगर एक ही हो गए तो एक जैसे ही हो जाएंगे, मतलब एक ही हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है कि एक साथ नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ये कहना है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय। ठीक है, तो हमने देखा आप बाउ प्रिंसिपल जो होता है वो डिटरमिन करता है, वो मतलब वो बताता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है आप बाउ ने कि कैसे ऑर्बिटल एनर्जी इंक्रीज होते होते क्या होती है, एटम्स की फिलिंग होती है। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम जानना साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं हो रही है। हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल कहता है कि पहले जो ऑर्बिटल फिलिंग अप होती है वो पहले सिंगल सिंगल में होती है, फिर पेयरिंग में होती है, तो वो भी ये बात नहीं कर रहा है, फिलिंग अप ऑर्बिटल्स की तो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये तो कह रहा है कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते, तो ये क्वांटम नंबर की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया, हुंड्स रूल भी गलत हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी गलत हो गया। सही क्या है, सही है आप-बाउ प्रिंसिपल। ये क्या डिटरमिन करता है, दिस इज यूज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन। द प्रिंसिपल postulates a hypothetical process in which atom is built up progressively adding electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं तो वैसे वैसे एटम्स बिल्डअप होते जाते हैं। एज दे आर एडेड दे assume that their most stable condition with respect to nucleus and thus those electrons already there। ठीक है, ये according to principle electrons fill orbitals starting at lowest possible energy levels। ठीक है, वही हमने आपको बताया था, इसमें लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और शेल है उसमें ज़्यादा एनर्जी है इससे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरी शेल है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी
ये इन दोनों से, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। तो ये कहना है अबाउ प्रिंसिपल का, ठीक है। तो ये 1s बिफोर 2s, 1s मतलब पहले शेल में जहाँ पे एनर्जी सबसे कम है वहाँ पे बिफोर 2s। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं क्या बोल रहा है। रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर्स टू, ठीक है। तो केमिकल एटम एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। किसने फाउंड किया था इसको, तो इन्होंने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन साहब ने, ठीक है। थॉमसन साहब ने 1898 में, ठीक है, 1897-98 में डिस्कवर किया था, ठीक है, 1897 में या 1898 में। तो इलेक्ट्रॉन के जो शेप्स होते हैं, एक शेल, आप पता है ना इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इन्हीं शेल्स के जो ओरिएंटेशंस होते हैं इन्हीं को क्वांटम नंबर कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये सेट होते हैं 4 इंटीजर्स के, ठीक है, 4 इंटीजर्स के सेट होते हैं। क्या क्या इंटीजर्स होते हैं इसमें पहला होता है क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि शेप, साइज और एनर्जी क्या है उस शेल की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उन शेल्स के बारे में बताता है, उन शेल्स के शेप, साइज और एनर्जी के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQM, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अलग पेन से लिखते हैं ताकि समझ में आए। तो नेक्स्ट होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर AQN, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या शेप है और नंबर ऑफ सब शेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का क्या शेप है और कितने सब शेल्स हैं जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसके बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है, सब शेल्स के बारे में बताता है। तीसरा नंबर जो होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, MQN, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल्स, जो अभी हमने शेप देखा सब शेल्स का एजीमुथल क्वांटम नंबर में, उसी सब शेल्स का क्या शेप होगा ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसी जो सब शेल्स है उसका ओरिएंटेशन बताएगा, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन बताएगा, ठीक है, याद रखिएगा ओरिएंटेशन बताएगा, ओ से याद रखिएगा, ओरिएंटेशन बताएगा, ठीक है, ओरिएंटेशन बताएगा, जहां पे उसकी वैल्यू जो होती है -L से लेके +L के बीच में होती है, ठीक है, -L से +L के बीच में होती है, ठीक है। तीसरा ये था हमारा। लास्ट में जो नंबर होता है, 4 इंटीजर्स हमने बोला था हम देखेंगे, तो चौथा इंटीजर जो होता है क्वांटम नंबर में वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है, उसकी स्पिन पॉजिटिव है, +½ है या -½ है, ये बताता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्वांटम नंबर्स के थ्रू, वो किस शेल में है, उन जिस शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें कितने सब शेल्स हैं, उन शेल्स का क्या शेप, साइज और एनर्जी है, साथ ही साथ सब शेल्स का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, और साथ ही साथ स्पिन क्या है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं क्वांटम नंबर्स की, ठीक है। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स देखे थे हमने, देख लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था, ये जहाँ पे हम ग्रीन कलर का डब्बा बना रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, ये शेप बताता है, साइज बताता है और एनर्जी बताता है जिस शेल्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमने ये देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हमने देखा था एजीमुथल क्वांटम नंबर AQN। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप बताते हैं और इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई सब शेल्स है उनका शेप बताते हैं, ठीक है। तो सब शेल्स का शेप बताते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो नंबर था वो हमने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, ये ओरिएंटेशन बताते हैं सब शेल्स का, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है सब शेल्स का, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन बताते हैं कि वो कहाँ लाई करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में वो कहाँ लाई करेंगे, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं, ठीक है। और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर वो क्लॉक
क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये बताते हैं, ठीक है। जो -1/2 होता है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और +1/2 होता है तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने आपको सारी चीज़ें बता दी कि शेप, साइज, स्पिन, ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग कौन से क्वांटम नंबर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो अभी हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज़ होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। शेप के लिए कौन सा यूज़ होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज के लिए कौन सा यूज़ होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। और स्पिन के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर यूज़ होता है स्पिन के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा, ओरिएंटेशन, ठीक है। इन एटॉमिक फिजिक्स द मैग्नेटिक नंबर is the third set of quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number, which describes the unique state of an electron and its orientation. It is designated by letter M. The magnetic quantum number denotes the energy levels available within the subshell, ठीक है। This number yields the projection of angular momentum corresponding to orbital along the given axis, ठीक है। तो ये बात हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मतलब वो क्या है, वो ओरिएंटेशन बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन शेल की एनर्जी लेवल, ठीक है। हमने बताया था यहाँ पे SSE लिखा था, शेप, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल, इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, ये शेप ऑफ गिवन ऑर्बिटल, ठीक है, शेप बताते हैं ना, शेप ऑफ सब शेल, ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर बताते हैं। वाइल स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन दैट ऑर्बिटल। तो स्पिन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी अगर +1/2 है, और एंटी क्लॉकवाइज होगी अगर वो -1/2 है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। मास नंबर क्या होगा, तो मास नंबर होता है प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 18, और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितने हुए, कुल 38 हो गए, बहुत ईजी है, ठीक है, कुल मिला के 38 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, बीपीएससी 1999 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर क्या होता है, पहले तो ये जानते हैं, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। एकदम आपको मुंह जबानी ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। द एटम ऑफ विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। मास नंबर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स 2 हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स 2 हैं, न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 हैं, ठीक है। तो मास नंबर हो गया 2 + 2 4, बहुत आसान है ये तो, ठीक है, बहुत आसान है। कंफ्यूज ना होइएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन भी दिए हैं, तो चाहे आप जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स का सम, ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का सम। प्रोटॉन के दिए हैं 2 प्रोटॉन्स दिए हैं, और न्यूट्रॉन्स दिए हैं 2, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिला के क्या बनते हैं, मास नंबर होते हैं, ठीक है, मास नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक है। ये यहाँ पे हमने आपको बताया था, नीचे क्या दिया होता है, नीचे दिया होता है एटॉमिक वेट, ऊपर दिया होता है मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर दिया होता है नीचे, ठीक है, एटॉमिक नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर 242 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास कितना दिया है, प्रोटॉन का मास दिया है 94, तो 242 से 94 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 148, ठीक है, 148 इज द राइट आंसर, 148 ऑप्शन बी एकदम सही है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 94, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर, तो हम लोग न्यूट्रॉन्स का निकाल लेंगे 242 - 94, ठीक है, इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन पे आते हैं, द एटम्स इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स ये कहलाते हैं, ठीक है। आइसोबार्स कौन से होते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, और सॉरी ऑप्शंस देख लेते हैं अलग अलग। आइसोबार्स वो होते हैं
जो क्या होते हैं आइसोबार्स, जिन पे क्या होता है, जिनका मास नंबर सेम होता है, ठीक है। मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का जो समेशन होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। और आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका प्रोटॉन सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो आइसोबार्स ये होते हैं और आइसोटोप्स क्या होते हैं। आप बताइए आइसोमर्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोटोन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आइसोमर्स भी देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आइसोटोप्स वही पूछा है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैवी एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर विच इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 41 बीपीएससी में पूछा गया है 1996 में पूछ रहा है आइसोटोप्स ऑफ दैट न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच। तो आइसोटोप्स हमने आपको बताया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक वेट सेम रहता है, ठीक है, जिनका एटॉमिक वेट सेम रहता है, ठीक है। एटॉमिक वेट सेम होने का क्या मतलब होता है, मतलब जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, ठीक है, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है, जाके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, ठीक है। और जब इनमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स में न्यूट्रॉन्स को जोड़ दिया जाता है तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो मास नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और जब वो मास नंबर कहलाते हैं और जिनका जिनका मास नंबर बराबर होता है उनको आइसोबार्स बोला जाता है, ठीक है, उनको आइसोबार्स बोला जाता है। और जिसमें न्यूट्रॉन्स बराबर हो, प्रोटॉन अलग अलग हो, उसमें क्या बोला जाता है, उनको आइसो न्यूट्रॉनिक बोला जाता है। तो यहाँ पे आइसोटोप्स के बारे में पूछा है, ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर होगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते, प्रोटॉन्स अलग अलग होते, तो इसको आइसो न्यूट्रिक बोला जाता, ठीक है, आइसो न्यूट्रिक। तो हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन देख लिया था। अब 31st क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो हमने आपको बताया वही यहाँ पे पूछ लिया है। देखिए आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप्स, आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप्स कौन से होते हैं, जिनके न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है, जिनके न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा था, तो न्यूट्रॉन को चैडविक साहब ने ढूंढा था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है, जेम्स चैडविक में इन द ईयर 1918, ठीक है। ईयर आप बताइएगा सही, हम बता रहे हैं सही कि नहीं, ठीक है, ईयर आप कंफर्म करके बताइएगा 1918 है या नहीं। इलेक्ट्रॉन जो थे वो 1897 में ढूंढे गए थे लगभग। इलेक्ट्रॉन 1897 में ढूंढा गया था। इलेक्ट्रॉन को किसने ढूंढा था, थॉमसन साहब ने ढूंढा था। उसके बाद प्रोटॉन को ढूंढा गया था 1913 में, ठीक है। प्रोटॉन को ढूंढा था गोल्डस्टीन ने ढूंढा था और इनका नामकरण किया था रदरफोर्ड पंडित ने, ठीक है। पंडित रदरफोर्ड जो थे वो प्रोटॉन के नामकरण संस्कार में थे, ठीक है, इन्होंने नामकरण किया था प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन चैडविक साहब ने ढूंढा था 1918 में, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे पूछ रहा है आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप। आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप कौन से होंगे, जिनका न्यूट्रॉन बराबर बराबर होगा, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन बराबर होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रॉन बराबर होना चाहिए। देखते हैं न्यूट्रॉन कैसे बराबर होगा या कैसे निकाल पाएंगे। तो नीचे दिए रहते हैं क्या, नीचे दिए रहते हैं ये दिया रहता है मास नंबर, ये दिया रहता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं न्यूट्रॉन कितना हुआ, न्यूट्रॉन हुआ 6, इसमें कितना हुआ 7, तो 6 और 7 गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी 6 7 ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है 6 8 14 8 7 ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना होगा 8, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 और 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, तो डी ऑप्शन सही होगा, है ना, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है जाइगर काउंटर से, ठीक है, जाइगर काउंटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, लिक्विडिटी मेजर करते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी को फाइनेंस वाली नहीं, पानी वाली लिक्विडिटी। सिस्मोमीटर से अर्थक्वेक मेजर करते हैं। एमीटर से क्या मेजर किया जाता है, एमीटर से करंट मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि चारों ऑप्शंस आपके दिमाग में रहें कि चारों ऑप्शंस के क्या क्या सही सही जवाब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गाइगर काउंटर, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था, 1896 में हेनरी बेक्वेरेल साहब ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। हेनरी बेक्वेरेल साहब ने इनको डिस्कवर किया था 1896 में, इसीलिए एसआई यूनिट जो रेडियो एक्टिविटी की होती है वो क्या होती है, बेक्वेरेल होती है। रेडियो एक्टिव में क्या होता है, इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है रेडियो एक्टिविटी में, और अल्फा न्यूट्रा अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा रेज। अल्फा रेज कौन सी होती है, प्रोटॉन्स चार्ज की होती है, पॉजिटिव होती हैं। बीटा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गामा रेज न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो गाइगर मुलर काउंटर इज ऑल्सो जाइगर काउंटर इज an instrument used for detection and measurement of ionizing radiations. It detects radiation such as alpha particles, beta particles, and gamma rays using the ionization produced in Geiger-Muller tube, which gives its name to this instrument. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2003 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी ने किसने डिस्कवर किया था? तो हमने बताया था अभी आपको, बेक्वेरेल साहब ने किया था 1896 में, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और प्रोटॉन का नाम रखा था, ठीक है, प्रोटॉन का नाम रखा था। बोर ने क्या डिस्कवर किया था? बोर ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है, बोर की एटॉमिक थ्योरी हुई थी। मैडम क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया था? ये आप बताइएगा, ठीक है। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज भी क्यों मिला था, आप ये बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30, 31 4 क्वेश्चंस देख लिए।